हेलो दोस्तों, मैं आकांक्षा सारस्वत अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा सोशियोलॉजी क्लासेस में स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज का जो मेरा टॉपिक है जिसको मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, वह है समाजीकरण के अभिकरण। इससे पहले के वीडियोस में हमने समाजीकरण को डिस्कस कर लिया है कि समाजीकरण क्या होता है, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, यह सब हम पढ़ चुके हैं। और आज हम सीखेंगे समाजीकरण के अभिकरण। अभिकरण से तात्पर्य होता है उन माध्यमों से जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे हमारा जो लक्ष्य है वह है समाजीकरण, कि व्यक्ति अपना समाजीकरण कैसे करता है और इस समाजीकरण को करने में कौन कौन से माध्यम सहायक हैं, कौन कौन से मीन्स हैं जिनसे हम अपने समाजीकरण को प्राप्त कर रहे हैं, वे अभिकरण हैं। तो आज देखते हैं कौन कौन से होते हैं हमारे अभिकरण। तो देखिए, इसमें फर्स्ट नंबर पर सबसे ऊपर रखा जाता है परिवार को। परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, नातेदारी समूह, विद्यालय, विवाह, संस्था और अन्य धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक संस्थाएं। तो इनको पूरा एक तो सीक्वेंस में आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी संस्था होती है, कौन सा अभिकरण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि समाजीकरण के लिए कौन कौन से अभिकरण सहायक हैं, या कई बार सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, तो सीक्वेंस में देखना आवश्यक हो जाता है। तो इसको और ज़्यादा गहराई से समझते हुए डिस्क्रिप्शन देखते हैं इनका, कैसे कैसे हम इनको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो पहली संस्था है, पहला जो माध्यम है समाजीकरण का, वह है परिवार। परिवार क्या है? परिवार को हम एक अलग वीडियो में माध्यम से समझेंगे, अलग कॉन्सेप्ट्स में। यहाँ पर बस समाजीकरण के लिए कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह सीखना है। तो परिवार क्या है कि मानव विकास की प्रथम पाठशाला माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि मानव विकास में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वह है परिवार। तो पहली पाठशाला, क्योंकि हम यहाँ से कई प्रकार के मूल्यों को सीखते हैं, आदर्शों को सीखते हैं और अपनी भाषा सीखते हैं। भाषा का एग्जाम्पल तो हम सभी जानते हैं कि हम जैसे परिवेश में रहते हैं, हम जैसे परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारी भाषा वैसी ही होती है। अगर हमारे परिवार में इंग्लिश भाषा बोली जा रही है प्रारंभिक अवस्था से ही, तो हम डेफिनेटली इंग्लिश भाषा ही बोलेंगे। जैसे कि हम विदेशी कंट्रीज मतलब बाहर के देशों में देख सकते हैं, और इंडिया में या किसी गांव में जाकर के देखते हैं कि वहाँ जैसे परिवार के सदस्य भाषा बोलते हैं वैसे ही उनके बच्चे बोलते हैं। तो हमारे जो समाजीकरण में जो भाषा है, कौन सी भी आदर्शों का पालन कर रहे हैं, कौन से मूल्यों का पालन कर रहे हैं, वे परिवार से ही सीखते हैं। तो आई होप आपको परिवार की भूमिका समझ में आ गई होगी कि समाजीकरण में सबसे पहला जो भूमिका निभाने वाला जो समिति है वह परिवार है। परिवार को हम अलग से समझेंगे पूरी डेफिनेशन के साथ। अभी समाजीकरण में दूसरी भूमिका निभाता है पड़ोस। पड़ोस से तात्पर्य होता है परिवार के आसपास में जो घर होते हैं, जो परिवार के साथ वाले जो घर हैं वे पड़ोस कहलाते हैं। वहाँ के सदस्य जो रहने वाले व्यक्ति हैं वे भी बच्चे के या व्यक्ति के समाजीकरण पर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या प्रभाव डालते हैं। इनमें जो भूमिका देखते हैं ग्रामीण समाज में, इसकी अलग भूमिकाएं होती हैं। ग्रामीण समाज में अलग भूमिका से तात्पर्य होता है कि ग्रामीण समाज में ये जो पड़ोस है वे काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिक मतलब होता है एक दूसरे से, लेकिन शहरी परिवेश में ये चीज़ कम हो जाती है, पड़ोस की भूमिका कम हो जाती है, और इसके स्थान पर वो क्रैच या फिर प्राथमिक जो विद्यालय हैं तो वे उनकी भूमिका आ जाती है। लेकिन हम यहाँ पड़ोस को ही रखते हैं क्योंकि पड़ोस की शुरू से ही भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही, इसलिए सेकंड नंबर पर पड़ोस ही है। इसमें क्या बच्चा सीखता है? प्रशंसा एवं निंदा के माध्यम से समाजीकरण किया जाता है। बच्चे को डांट दिया जाता है या प्यार से कोई चीज़ बता दी जाती है, बच्चा ऑब्जर्व भी करता है। तो हम देखते हैं समाजीकरण में पड़ोस की भूमिका काफ़ी ज़्यादा होती है। थर्ड नंबर पर रखा गया है मित्र मंडली को। मित्र मंडली से मतलब होता है फ्रेंड्स की, जो बच्चे के जो फ्रेंड्स होते हैं उनका एक ग्रुप बन जाता है, वो एक ग्रुप से मतलब है मित्र मंडली का। बच्चा जब खेलने पार्क में जाता है या आसपास कहीं जाता है तो उसका अपना एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है, 4-5 बच्चे होते हैं जो उसकी मित्र मंडली कहलाते हैं। इसकी भूमिका को अगर हम सही भांति से समझने का प्रयत्न करें तो हमें सदरलैंड का सिद्धांत देखना होगा। सदरलैंड ने अपने अपराध के बारे में बताते हुए सिद्धांत प्रस्तुत किया
कि सामाजिक जो संगति होती है इसका प्रभाव बच्चे पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। बच्चा जैसी संगति में रहता है वो वैसा बन जाता है। तो मित्र मंडली का काफ़ी अधिक भूमिका रही है, इसको सदरलैंड ने भी प्रूव किया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि संघर्ष है, यानी कि कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, जैसी भूमिकाएं जो बच्चा सीखता है वो अपनी मित्र मंडली से ही सीखता है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली के अलावा जो और कौन कौन सी संस्थाएं भूमिका निभाती हैं समाजीकरण में, तो वे हैं नातेदारी समूह। नातेदारी समूह से मतलब होता है विवाह या रक्त संबंधों से संबंधित व्यक्तियों का समूह नातेदारी समूह कहलाता है। इसमें क्या होता है, हम एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं माता पिता दोनों के बीच में, जैसे कि बच्चा और माता पिता के बीच में जो संबंध होता है वो रक्त संबंध होता है, और पति और पत्नी के बीच में जो संबंध है वो विवाह संबंध है। और माता पिता के साथ हमारे जो रिलेशन है वो ब्लड रिलेशंस कहलाते हैं, और पति पत्नी वाले वैवाहिक संबंध, और दोनों ही प्रकार के संबंध नातेदारी समूह का निर्माण करते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे कि ननिहाल है, ससुराल है, जो भी ये जो बने हैं सारे ग्रुप में आप देख सकते हो कितनी सारे रिश्तेदारी होती है। रिश्तेदार होते बुआ फूफा, नाना नानी, दादा दादी, कितने सारे रिलेशन होते हैं। ये सब क्या है, इन दो रिलेशन से ही उपजे हैं, नातेदारी समूह के अंतर्गत ही आते हैं। इसको भी हम अलग से सीखेंगे, एक अलग कॉन्सेप्ट दिया हुआ है नेट के एग्जाम के लिए। तो वैसे क्लियर ये रखिए कि सामाजिकरण में इसकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा होती है। हम क्या क्या सीखते हैं नातेदारी समूह से, परिहास है, परिहास, मातुल्य, पितृस्वी, कुवीत जैसी कुछ ऐसी नियम होते हैं नातेदारी समूह में जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना समाजीकरण करता है, उन नियमों को सीखता है। परिहार से मतलब होता है, आप देखिए घूंघट प्रथा हम देख सकते हैं अपने यूपी में काफ़ी ज़्यादा है परिहार, और ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देखिए परिहार काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। परिहार क्या होता है, परिहार में घूंघट प्रथा, जैसे कि ससुर और बहू के बीच में जो परिहार होता है। इसके अलावा और भी रिश्ते हो जाते हैं, जैसे दामाद और ससुर के बीच में परिहास क्या होता है, देवर भाभी के बीच में हंसी मजाक, नंद भाभी के बीच में हंसी मजाक, तो ये परिहास कहलाता है। मातुल्य क्या होता है, परिहास मातुल्य क्या होता है, मातुल्य का तात्पर्य होता है मामा को अधिक इम्पोर्टेंस देना, नाना नानी मामा मामी जो होते हैं उन लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है मातुल्य में। पितृसूर्य में बुआ ही नामकरण करती है बच्चे का, जैसे कुछ नियम है। कुवैत क्या होता है, टोडा जनजाति में कुवैत को हम देखते हैं। टोडा जनजाति में जो कुवैत है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उसमें पति भी वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ करेगी बच्चे के जन्म से पहले और उसके कुछ समय बाद तक। तो जैसे कुछ परंपराएं चलती हैं, ऐसे कुछ नियम हैं हमारी नातेदारी व्यवहार में, तो हम उनसे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंस दी जाती है विद्यालय को। विद्यालय में जब बच्चा जाता है तो वो कई प्रकार के नियमों आचरणों को सीखता है, तो विद्यालय यहाँ पे महत्वपूर्ण है। हालांकि हम जानते हैं कि आजकल का परिवेश परिवर्तित हो रहा है, ये जो नियम है ये उस परिवेश से रिलेट करते हैं जो पहले परिवार को महत्व दिया जाता था, उसके बाद पड़ोस को काफ़ी इंपॉर्टेंस थी, उसके बाद बच्चा नाते रिश्तेदारी में जाता था, अपने बुआ फूफा इनको जानता था, उसके बाद में विद्यालय जाता था। लेकिन वर्तमान समय में कामकाजी समाज में अब क्या हो रहा है कि परिवार के बाद दूसरा स्थान हम देख रहे हैं विद्यालय को ही दिया जा रहा है। लेकिन जब हम एजुकेशनल जब देखते हैं चीज़ें, जब हम एग्ज़ाम में देखते हैं क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें सीक्वेंस हमें यही याद रखना है, परिवार पड़ोस और मित्र मंडली नातेदारी, इनको याद रखना है। फिर विद्यालय आता है, इसके बाद पश्चात विवाह संस्था है। विवाह संस्था जैसे कि हम देखते हैं कि एक विवाह के माध्यम से हम नई भूमिकाएं को जानते हैं, नई भूमिकाएं बनती भी हैं विवाह के माध्यम से। जैसे एक पति पत्नी का विवाह होता है, लेकिन जो उनके साथ जो परिवार जुड़े हुए हैं उनसे भी काफ़ी सारे रिश्ते बन जाते हैं, जैसे दामाद है, पुत्र वधू है, सास ससुर है, जैसे नाना नानी है, जैसे रिलेशंस बनते हैं। केवल एक पति एक लड़का लड़की का ही विवाह नहीं होता, विवाह संस्था से हम काफ़ी सारे रिलेशन बनते हैं और हम उनसे काफ़ी ज़्यादा सीखते भी हैं। इसके अलावा अन्य संस्थाएं भी हैं, जैसे कि राजनीतिक संस्थाएं, हम जानना सीखते हैं कि किस तरह से इलेक्शन होते हैं। बच्चा धीरे धीरे सीखता है, राजनीतिक दलों से चुनाव होते हैं तो बच्चा उनको भी जानता है। इसके बाद में अपनी जहाँ कंपनी में नौकरी करता है वहाँ पर भी वह आदर्श नियमों को जानने का प्रयत्न करता है, कंपनी में नौकरी जैसे।
करते समय बहुत सारे व्यवहार के तरीकों को वह सीखता है। धार्मिक संस्था में, मंदिर में देखिए, आप मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर किस तरह का व्यवहार किया जाना है, इन सब चीज़ों को सीखता है। यानी ये सारी जितनी भी हमारे समूह हैं, जितनी भी संस्थाएं, ये सब मिला करके हमारे समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इसीलिए हम इनको समाजीकरण के अभिकरण कहते हैं, जो कि एक तरह से साधन है। तो आपको कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।